Welcome back dear students, and today we will discuss difference between eukaryotic cell and prokaryotic cell। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट और एक बेसिक टॉपिक डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे यूकैरियोटिक सेल। सेमेस्टर एग्जाम में सेक्शन सी में अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। तो वहाँ पर आपको अच्छे मार्क्स को पाने के लिए सबसे पहले आपको यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल दोनों सेल्स का डायग्राम बनाना पड़ेगा और फिर उनमें जो डिफरेंस है उनको पॉइंट वाइज आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तब आपको वहाँ पर अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ वन बाय वन हम लोग यूकैरियोटिक सेल उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल को बना रहे हैं और उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन देता हूँ। यूकैरियोटिक सेल जो आपकी है ये आपकी एनिमल सेल होती है, जो एनिमल्स में पाई जाती है, ह्यूमन्स में पाई जाती है, इसको ह्यूमन सेल भी बोलते हैं, और ये फंगस में भी पाई जाती है। फंगस में भी ये सेल पाई जाती है यूकैरियोटिक सेल। तो इसका डायग्राम हम आपको बताते हैं और इसको कंप्लीट सेल भी बोलते हैं। अगर हम लोग यूकैरियोटिक सेल के डायग्राम की बात करें तो इसमें एक सेल मेम्ब्रेन होता है, ये आपका सेल मेम्ब्रेन हो गया। अभी मैं इन सारे के फंक्शंस आपको बताऊंगा। सेल मेम्ब्रेन होता है और इस सेल के बीचों बीच न्यूक्लियस होता है, ये आपका न्यूक्लियस है। और ये आपका न्यूक्लियस इनवलप है। एक लेयर होती है जो न्यूक्लियस के चारों ओर होती है और इसके बीच में ये न्यूक्लियस होता है। यही आपका न्यूक्लियस है और यहां पर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, लिक्विड। और इस सेल में सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म होता है और इसी साइटोप्लाज्म में इस सेल के ऑर्गेनेल्स होते हैं और क्या क्या ऑर्गेनेल्स होते हैं, उनका फंक्शन क्या है, ये वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए एक एक ऑर्गेनेल्स को मैं यहाँ पर अलग अलग कलर से बता रहा हूँ। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में बता रहा हूँ आपको। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। ये आपके राइबोसोम्स हैं। ये आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये दो प्रकार के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके साथ ही साथ ये आपके लाइसोसोम्स बना दिए मैंने।
यहाँ पर मैंने गोल्जी बॉडीज बना दी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, और ये कुछ मैंने क्लोरोप्लास्ट बॉडीज बना दी, बहुत कम संख्या में पाई जाती है। जबकि प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में जो सेल वॉल के साथ साथ क्लोरोप्लास्ट बहुत ज़्यादा संख्या में पाया जाता है। ठीक है, ये आपका साइटोप्लाज्म हो गया। ये आपके कुछ मेन पार्ट्स हो गए। तो ये आपका यूकैरियोटिक सेल है, जिसमें आउटर मोस्ट जो आपकी लेयर है उसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये आपका सेल मेम्ब्रेन पार्ट हो गया। सेल मेम्ब्रेन का काम है सेल को शेप देना, इसका काम होता है। और इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो एक्सचेंज होता है वो भी सेल मेम्ब्रेन के कारण होता है। जो भी आयन का एक्सचेंज होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है। अगर हम लोग इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर देखें तो साइटोप्लाज्म पाया जाता है और बीचों बीच यहाँ पर न्यूक्लियस पाया जाता है। जो न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम लोग न्यूक्लियस इन्वेलप बोलते हैं। और इसके बीच में आपका न्यूक्लियोप्लाज्म भरा होता है और उसके अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ये पूरा आपका पार्ट आपका न्यूक्लियस हो गया, जो इस सेल की कंप्लीट जेनेटिक प्रॉपर्टी को होल्ड किए होता है। अगर हम लोग बात करें साइटोप्लाज्म में, तो साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, जो एनर्जी का पावर हाउस होता है, जो एटीपी के रूप में एनर्जी को रखे रहता है और जरूरत पड़ने पर उसको यूज करता है। लाइसोसोम्स पाए जाते हैं। लाइसोसोम्स का काम होता है डाइजेशन, और यहाँ पर जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं, जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है, बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, उसमें जितने भी वेस्ट मटेरियल्स निकलते हैं उनको डाइजेस्ट करने का काम लाइसोसोम का रहता है। यहाँ पर अगला आता है आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये दो प्रकार के होते हैं, स्मूथ एंड रफ। जो आपका स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका काम होता है कि ये लिपिड को बनाता है, जबकि जो आपका रफ होता है ये आपको प्रोटीन को मॉडिफाई करने में हेल्प करता है। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग आगे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का जनरली वर्क है फोटोसिंथेसिस का, और ये ह्यूमन सेल में थोड़े से कम होते हैं, जबकि प्लांट सेल में बहुत ज़्यादा होते हैं। आगे आपका ये राइबोसोम है। राइबोसोम आप जान ही रहे हैं 70S 80S टाइप्स के होते हैं, और राइबोसोम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। एक सेंट्रल डोग्मा प्रोसेस के तहत राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स को एक प्रकार से ट्रांसपोर्टर बोला जाता है। यहाँ पर स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी लिपिड्स और प्रोटीन्स को बनाते हैं या उनको मॉडिफाई करते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये ट्रांसपोर्ट एक प्रकार से व्हीकल ऑटो का काम करता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स आपके सेल के अंदर। तो ये आपका यूकैरियोटिक सेल है, जिसका आपको एग्जाम में डायग्राम बनाना है और इसके सारे पार्ट को डिमॉन्स्ट्रेट करके उसके फंक्शन के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। आगे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट हमारी सेल है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल को हम लोग बैक्टीरियल सेल भी बोलते हैं, क्योंकि जो बैक्टीरिया की सेल होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, और जो आपका बैक्टीरिया होता है वो यूनिसेलुलर होता है। अब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में बहुत मेजर डिफरेंस है। यहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल कैसे होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो कैप्सूल की होती है। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनमें ये कैप्सूल मैक्रो पाया जाता है, और बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनमें ये कैप्सूल माइक्रो पाया जाता है। मैक्रो माइक्रो को हम लोग डिफाइन यहाँ पर इनकी थिकनेस के हिसाब से करते हैं।
जो बैक्टीरिया में मैक्रो कैप्सूल्स पाए जाते हैं उनकी थिकनेस 0.2 माइक्रोमीटर से अधिक होती है, और जिन बैक्टीरिया में माइक्रो कैप्सूल्स पाए जाते हैं उस कैप्सूल्स की थिकनेस 0.2 माइक्रोमीटर से कम होती है। मैक्रो कैप्सूल्स कंटेनिंग बैक्टीरिया को हम लोग नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोप से आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं, जबकि माइक्रो कैप्सूल कंटेनिंग बैक्टीरिया को हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से ही ऑब्जर्व कर पाएंगे। अब इसमें देखा जाए तो कैप्सूल के बाद यहां पर अंदर सेल वॉल होती है, ये सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म, और यहां पर धागे की स्ट्रक्चर में इस सेल का जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, और ये जेनेटिक मटेरियल किसी न्यूक्लियस के अंदर पैक्ड नहीं रहता है। प्रोकैरियोटिक सेल का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो उसके साइटोप्लाज्म में मूव करता रहता है, और एक स्ट्रक्चर इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम लोग फ्लैजिला बोलते हैं, और कैप्सूल में, इस कैप्सूल्स में कुछ और हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती हैं जिनको हम लोग पाइलस या पाइलाई बोलते हैं या पिली बोलते हैं। पाइलस और पिली का फंक्शन है कि इस बैक्टीरिया को अटैचमेंट में हेल्प करता है, जबकि जो ये फ्लैजिला है ये बैक्टीरिया के मूवमेंट में हेल्प करता है। इसके अंदर की हम लोग बात करें तो इसमें इंक्लूजन बॉडीज पाई जाती हैं। ये इंक्लूजन बॉडीज ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक ग्रेन्यूल्स होते हैं जो इस सेल को का एनर्जी सोर्स होते हैं, एनर्जी को ये स्टोर करके रखते हैं। साथ ही साथ प्रोकैरियोटिक सेल में जो ऑस्मेटिक प्रेशर है उसको डिक्रीज करने का काम भी ये इंक्लूजन बॉडीज करती हैं। और इसके साथ इसमें मीसोसोम्स पाए जाते हैं, और मीसोसोम्स का फंक्शन सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। और इसके अलावा 70S टाइप के राइबोसोम भी पाए जाते हैं, और राइबोसोम का काम आप जानते ही ये प्रोटीन सिंथेसिस है। तो ये कंप्लीट एक प्रोकैरियोटिक सेल है, और इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया यूकैरियोटिक सेल। तो ये एक मेजर डिफरेंस है यूकैरियोटिक सेल में और प्री और प्रोकैरियोटिक सेल में। तो आपको एग्जाम में सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम बनाना पड़ेगा, यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम बनाना पड़ेगा, और वन बाय वन इन सारे ऑर्गेनेल्स के फंक्शंस को आपको डिफाइन करना पड़ेगा, और यहीं से आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चंस आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन सी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन दोनों डायग्राम को आप बहुत अच्छे से सीख लीजिएगा, इनके सारे ऑर्गेनेल्स को जान लीजिएगा, और उन ऑर्गेनेल्स के फंक्शन को जान लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।